प्राइम डिबेट के प्रायोजक हैं वीडियोकॉन मोबाइल सर्विसेज। प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। रिजर्वेशन हमारे देश को समझने से लेकर चलाने तक के लिए महत्वपूर्ण शब्द है। इस शब्द के मायने तब विशाल होते हैं जब इसको लागू करने और इसका प्रतिशत तय करने का सवाल आता है। पहले शिक्षा संस्थानों में दाखिलों और नौकरियों की भर्ती में रिजर्वेशन का सवाल आया और अब प्रमोशंस में रिजर्वेशन का मुद्दा विचाराधीन है। इसके पक्ष विपक्ष में तर्क वितर्क हो रहा है। भारत में जात पात एक ठोस सच्चाई है। हमारे इतिहास में जाति के आधार पर किया गया भेदभाव दर्ज है और ऐसा भेदभाव कानूनी तौर पर वर्जित होने के बावजूद मौजूदा समाज की एक भयानक सच्चाई है। अगर इस समय इस भेदभाव का क्रूर रूप नहीं है तो बहुत सूक्ष्म रूप में हो रहा है। सदियों तक भेदभाव का शिकार रहा एक तबका अभी सुविधा संपन्न समाज का मुकाबला करने लायक नहीं है। इसी भेदभाव को खत्म करने के लिए पिछड़ी जातियों पर पिछड़े कबीलों के लिए आरक्षण का बंदोबस्त किया गया था। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के सवाल पर पूरे मुल्क में बवाल हुआ था। बाद में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई और पिछड़ी जातियों और कबीलों को आरक्षण प्रदान किया गया। उसी वक्त ये दलील दी गई कि आरक्षण का पूरा लाभ पिछड़ी जातियों और पिछड़े कबीलों का अमीर तबका ले जाएगा। इसके साथ ही ये भी कहा गया था कि आरक्षण एक बार ही मिलना चाहिए, मतलब कि अगर एक पीढ़ी ने आरक्षण लिया है तो उससे अगली पीढ़ी को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। इस दलील के तहत ये मान लिया गया था कि एक बार आरक्षण का फायदा लेने के बाद पिछड़ी जातियों और कबीलों का आदमी बाकियों के बराबर हो जाता है। कई विद्वानों की दलील रही है कि आरक्षण का लाभ लेने वाली क्रीमी लेयर उन तक आरक्षण पहुँचने ही नहीं देती जहाँ इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कुछ समाजशास्त्री ये मानते हैं कि आरक्षण के कारण पिछड़ी जातियों और कबीलों की समाज में भागीदारी बढ़ गई है, जो अपने आप में एक प्राप्ति है। अभी लोकसभा में पदोन्नति में आरक्षण करने के लिए संवैधानिक शोध पेश की गई है। यहाँ पर भी दोनों पक्षों की दलीलें सामने आ रही हैं। आरक्षण के पक्ष में मानते हैं कि इससे ऊंचे ओहदों पर स्वर्ण जातियों का वर्चस्व टूटेगा और ऐसी पहल सामाजिक न्याय की तरफ महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। दूसरी तरफ की दलील है कि ऐसा करने से योग्यता के साथ अन्याय होगा और सरकारी अदारे जातीय आधार पर गुटबाजी का शिकार हो जाएंगे, जिससे उनकी कारगुजारी पर उल्टा असर पड़ेगा। लेकिन इस पक्ष का ये भी मानना है कि आरक्षण दाखिले और भर्ती के स्तर पर तो होना चाहिए, लेकिन पदोन्नति में नहीं होना चाहिए। प्रमोशंस में रिजर्वेशन का मसला इस वक्त कोयला घपले पर भारी पड़ता दिख रहा है। आखिर इस मसले में ऐसा क्या है कि धड़ेबंदी इतनी तेज हो रही है? क्या इस धड़ेबंदी के पीछे जातीय समझ है या कुछ और? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर राजीव लोचन, जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, परमजीत सिंह कैंथ, जो प्रेसिडेंट हैं चमार महासभा के, ललन सिंह बघेल, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी पढ़ाते हैं, संजीव घारू, जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं मसीहा नाम की जथेबंदी के, और इसका पूरा नाम है महानायक अंबेडकर फॉर सोशल इम्प्रूवमेंट एंड ह्यूमन ऑगमेंटेशन। आप सभी का आज की इस चर्चा में स्वागत है। प्रोफेसर राजीव, मैं आपसे शुरू करूंगा। एंट्री लेवल पर जो रिजर्वेशन थी उसका मसला तकरीबन तय हो चुका है कि जो पछड़ा हुआ वर्ग है उसको ये मिलना चाहिए। अब जब प्रमोशंस की बारी आ रही है तो फिर एक सवाल है कि ये मेरिट को इग्नोर करेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली तो ये सारा डिबेट इसलिए खड़ा किया गया है ताकि जो सरकार के जो घपले चल रहे हैं उन घपलों से नजर हटाई जा सके, क्योंकि प्रमोशन वर्तमान में लगभग बेमानी किस्म की चीज है। बहुत सारे सरकारी संस्थानों में प्रमोशन ऑटोमेटिक है, तनख्वाहें ऑटोमेटिकली बढ़ती रहती हैं और जो की पोस्ट हैं उन की पोस्ट पे लोगों को जो जब बैठाया जाता है तो इस आधार पर नहीं बैठाया जाता कि वो कितने सीनियर या कितने जूनियर हैं। आप देखें तो वर्तमान में बड़े सारे ऐसे अफसरान हैं पंजाब में, हरियाणा में, जो कि बहुत सीनियर पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जो कि जबकि उनसे सीनियर लोग हैं। बिल्कुल, दैट इज द पॉइंट। तो द इश्यू एट द मोमेंट इज नॉट कि
प्रमोशन के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं। बेसिक इशू अभी यह है कि सरकार किसी तरह के घपलाबाजी करना चाहती है और जिससे कि लोगों का पूरा ध्यान जो सरकार के घपले हैं उनमें से थोड़ा सा हट जाए। प्रोफेसर राजीव, ये एक दलील हो सकती है कि इस वक्त सरकार अपना जो ध्यान हटाना चाहती है कि जिन घपलों में वो फंसी हुई है, लेकिन ये मुद्दा तो काफी देर से चर्चा में है। देखिए, प्रमोशन तो हर हालत में होगा ही होगा। आप यदि यूनिवर्सिटी में आते हैं तो हम आपको यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे भर्ती करेंगे और हम आपको प्रोफेसर बना के ही निकालेंगे यहां से, चाहे आपका मन करे या आपका मन ना करे, आप तो प्रोफेसर बन ही जाओगे। सरकार में यदि आप नियुक्त होंगे तो एक निश्चित समय के बाद आपके प्रमोशन होता चला जाएगा, चाहे आप नायब तहसीलदार के तौर पे भर्ती हो, चाहे आप डिप्टी कलेक्टर के तौर पे भर्ती हो, चाहे आप कलेक्टर के तौर पे भर्ती हो। अंत में आप एक पर्टिकुलर पॉइंट तक तो अपने आप ऑटोमेटिकली प्रमोट होते चले जाएंगे, अनलेस आपने किसी तरह का बड़ा मेजर घपला किया कि अपने सीनियर अफसर को चोट पहुंचा दी, आपने किसी की चोरी पकड़ ली जिसकी चोरी आपका मंत्री और आपका सीनियर नहीं चाहता कि आप पकड़ें, आप तब तो आपका प्रमोशन रुक जाएगा, अन्यथा आपका प्रमोशन तो होना ही होना है। तो प्रमोशन इन इटसेल्फ, चाहे आप उसको रिजर्वेशन करके करो चाहे बगैर रिजर्वेशन के करो, पहले 5 साल में, फिर 7 साल में, फिर 5 साल में, फिर 3 साल में, ये प्रमोशन तो ऑटोमेटिकली होता है। तो आप हमारे फौजियों की बात सुनिए, आप ही के प्रोग्रामों में पहले फौजी लोग आए हैं, वो बेचारे कितनी हाय हाय करके जाते हैं कि देखिए फौज में यदि प्रमोशन नहीं होता आदमी का तो उसको नुकसान हो जाता है। यहां तो कुछ भी नहीं होता, कुछ समय के बाद बंदा वैसे ही प्रमोट हो जाता है। यदि ये लोग प्रमोट ऑटोमेटिकली सारे के सारे लोग सरकार में हो जाते हैं तो उसके बाद सवाल उठता है कि ये जो प्रमोशन में लोगों की कमी होती है, क्योंकि जब हम ये परसेंटेज फिगर्स दिखाए जा रहे होते हैं, ये जो परसेंटेज फिगर की फलानी जाति का व्यक्ति कम है या फलानी जेंडर का व्यक्ति कम है, तो उसके हो सकता है कुछ और कारण रहे हो। डिस्क्रिमिनेशन है या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, दैट ओनली गोज ऑन टू talk about कि they are doing the सरकारी अफसरान, the politicians, they are between them, they are doing some more गड़बड़ over there, जिसके बारे में कि हम लोगों को बाहर वाकफियत नहीं है और उसकी हमें थोड़ी सी देखभाल करनी पड़ेगी। हाँ, ये जरूर है कि यदि लोग नौकरी कर रहे हैं तो धक्केशाही किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, धक्केशाही नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी स्टैंडर्ड सी बात है जिसको कि लेके हमारे यहाँ भी लोग आमतौर पर बात करते हैं। हमारा एक छोटा सा ग्रुप है, बामसेफ करके है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, जो कि इस तरह के मुद्दों को उठाता है कि क्या जो व्यक्ति काम कर रहा है बहुजन समाज के व्यक्ति, इसके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, यदि इसके साथ गड़बड़ हुआ तो हम किस तरह से इस व्यक्ति को न्याय दिलवा सकते हैं, वो बड़ा इफेक्टिव रहता है। हाँ जी, परमजीत जी तुसी की कहना चाहोगे इस मुद्दे ते? जो रिजर्वेशन दे विच प्रमोशन है, प्रमोशन दे विच रिजर्वेशन, हाँ प्रमोशन दे विच रिजर्वेशन है, एक कंटिन्यू रहना चाहिए। इस करके रहना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल तुम देखो कैबिनेट सैकटरी ने अज तक एक भी जिहड़ा अनुसूचित जातियां दे विच, अनुसूचित जनजातियां दे विचों एक भी कैबिनेट सैकटरी नहीं पहुंचा। इसी तरीके ज्वाइंट सैकटरी ने और एडिशनल सैकटरी ने उन्हां दे विच नाम मात्र जिहड़ी इन्हां दी हिस्सेदारी। पर जिहड़ी दलील यह है, जिवें प्रोफेसर राजीव लोचन उन्होंने कहा कि जिहड़े उस पद्धर दीयां जिहड़ियां अहुदे ने उन्हां दे उत्ते जदों तुहाडे तुसीं उत्थे अहुदे ते जाने हो, वो इस करके नहीं हुंदे कि तुसीं प्रमोट करके जाने हो, सरकार जिहड़े बंदे नूं चाहुंदी है उस नूं लैके आउंदी है। नहीं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 85th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 77 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਮ ਨਾਗਰਾਜ ਦੀ डिसीजन ਸੀਗਾ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ 3 ਸਟੇਟ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 85th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿन 12 साल बीतने के बाद भी पंजाब दे विच 85th अमेंडमेंट आज तक लागू नहीं हुई। हाँ जी, ललन आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे में? मैं इन 2 बातों को साफ करना चाहता हूं। पहली बात तो मेरा मानना है कि जब सरकारी पदों में पदोन्नति की बात हो रही, रिजर्वेशन की बात हो रही है और जो हो रहा है समाज में, उन दोनों चीजों को अलग करके देखना चाहिए। जो एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन है
या जो रिजर्वेशन का मुद्दा आया, ये अपने आप नहीं आ गया है कि समाज में उत्पन्न हो गया है। उसके लिए संघर्ष हुए हैं, जन आंदोलन हुए हैं, और यहाँ इसका जो इतिहास है, वो काका कालेलकर की जो रिपोर्ट है उसको भी डंप कर दिया गया था। वो 77 में फिर मंडल कमीशन के थ्रू आती, तो जो पूरी यात्रा है जन आंदोलन को, उसके परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। आप कह सकते हैं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसको दो कसौटियों पे कसा जाना चाहिए। पहली कसौटी तो ये है कि एंट्री पॉइंट पे असिस्टेंट प्रोफेसर आप बना देते हैं, लेकिन एक विश्वविद्यालय है जो बहुत गौरव महसूस करते हैं हम काफी लोग जो वहां के रहे हैं या जो उसके बारे में सोचते हैं कि वहां प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पे रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। एक पूरा डिपार्टमेंट है, ईपीडब्ल्यू के पेजेस में भी वो पूरा डिबेट चला है। तो दो धड़े बन गए थे एकेडमिक्स में। जो दलित बुद्धिजीवी हैं वो कहते हैं क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कहना काफी आसान है कि हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, ट्रांसेंड कर चुके हैं इन पहचानों को, अब शोषण नहीं होता है। किसी न किसी फॉर्म में शोषण अवेलेबल है, इसीलिए रिजर्वेशन का मसला बनता है। जो 117वां विधेयक है, राज्यसभा में जो इसकी स्थिति हुई, लोकसभा में इसकी स्थिति क्या होगी, एक्चुअली ये मसला दो भागों में बंट गया है। मुलायम सिंह विरोध इसलिए कर रहे हैं ताकि ओबीसी के लोग भी आ जाएं, अनुसूचित जनजाति के पदोन्नति की वजह से उनको भी इसका फायदा मिले। वो नहीं चाहते हैं कि इसका बिना विरोध के उनको फायदा मिलने वाला है। कांग्रेस, भाजपा या बहुत से दूसरे जो दल हैं, वो अपने तरीके से इसकी राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन जो इसकी एकेडमिक अनुभव के आधार पर सोच है, और गोपाल गुरु, कांचा इलैया, बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी हैं जिनसे कुछ मुद्दों पे आप डिफर कर सकते हो, लेकिन वो कहते हैं कि अभी भी हमारे समाज में ऐसे जब क्या डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, उसके निराकरण के कोई आयोग नहीं है। क्योंकि आयोग नहीं है तो ये जो हमारा कास्टिस्ट सोसाइटी है, इन डिस्क्रिमिनेशंस को हटाने का और कौन सा तरीका हो सकता है। निश्चित रूप से इसकी काफी नुआंस्ड बहस होनी चाहिए। इतना कॉम्प्लेक्स इशू को सीधे सीधे नहीं कह सकते कि हम फेवर में हैं या उसके विरोध में। हाँ जी, घरू जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक बिल का सवाल है, बिल के पक्ष में हम हैं, लेकिन ये जो कांग्रेस की जो इस वक्त जो नौटंकी इन्होंने शुरू की है वो समझ से बाहर है। ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ ना कि इस बिल को लेके अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं या खिलवाड़ कर रहे हैं उनकी भावनाओं से, ये पूरे देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि कोयला घोटाला जो है, अभी बिल पास होने के लिए जो आर्टिकल 16(4)(a) का था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसमें कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के क्या इंडिकेशंस होने चाहिए। इंडिकेटर कुछ तो इंडिकेटर हो कि भाई एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन पूरी हुई है या नहीं हुई है, और उसको लेके जब मंत्रालयों को, संबंधित मंत्रालयों से रिपोर्ट मांगी जाती है तो वो रिपोर्ट नहीं देते। और रिपोर्ट इसलिए नहीं देते क्योंकि उनको पता है कि अगर ये रिपोर्ट्स गई तो हम एक्सपोज होंगे, और उस एक्सपोज को डरने की वजह से वो लोग सही आंकड़े जो हैं वो सामने नहीं ला रहे। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला हुआ है, रिजर्वेशन, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब लेके गए हैं। लेकिन कांग्रेस की नौटंकी ये है कि चुनाव में मुसलमानों को ये बोलती है कि जी हम आपको आरक्षण देंगे। भाई आप आरक्षण देना चाहते हैं तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और उस संशोधन के लिए आपको बिल लाना पड़ेगा। आई वॉश जिसको कह सकते हैं। अब कांग्रेस जो है पूरे जनता को, पूरे विपक्ष को कोयले घोटाले के मुद्दे से हटाने के लिए प्रधानमंत्री के इस्तीफे की तरफ जो नजर है भाजपा की या और विपक्षी दलों की, उससे नजर हटाने के लिए आपका कहने का मतलब है कि ये सामाजिक न्याय का मसला नहीं है बल्कि सरकार को बचाने का इशू, सरकार को बचाने का मसला है। और अगर कांग्रेस इतनी ईमानदार है और इतनी वफादार है शेड्यूल कास्ट के लिए, तो पहले भी अगर पिछले पन्नों को हम उठा के देखें कांग्रेस के, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ खास नहीं किया है। जहां तक बाबा साहब की बात करें, बाबा साहब दलितों के लिए मसीहा हैं, उन्हें सलाम करते हैं, पूजा करते हैं दलित। और बाबा साहब को अगर भारत रत्न भी दिया तो कौन सा, कांग्रेस ने जब भी वीपी सिंह की सरकार थी, तो कांग्रेस के तो इतने चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने मंत्रियों को और इन लोगों को बचाने के लिए, ये कोयला घोटाले को बचाने के लिए कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। अभी समय हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं प्रमोशंस में रिजर्वेशन के विषय पे। इसी विषय पे आज हमने कुछ विद्यार्थियों से बात की। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। I think government rather than giving मतलब उनको रिजर्वेशन एंड ऑल, डोंट टेक मी इन अ रॉन्ग मैनर, बट उनको रिजर्वेशन से ज्यादा आप उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करो ना, कि वो
आप उनको ये ना बोलो कि आप यहाँ से हो तो इसलिए आपको ये रिजर्वेशन देनी चाहिए। आप रादर उन्हें फैसिलिटीज दो कि आगे जाए, वो उन्हें भी उतना ही इक्वल वेटेज, उतनी मतलब फैसिलिटीज मिले कि वो भी आगे आए। दैट इज द पॉइंट। रादर देन गिविंग देम रिजर्वेशंस, गिव देम अपॉर्चुनिटीज एंड गिव देम फैसिलिटीज कि वो आगे आए। थोड़ी बहुत होनी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो मेजॉरिटी है वो तो मेजॉरिटी रहेगी, तो उनको कम परसेंटेज में होनी चाहिए, ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं। मेरे हिसाब से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अगर साथ में आता है तो होनी चाहिए, वैसे अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। आई गेस होनी चाहिए, उनको इक्वल चांस मिलना चाहिए, बिल्कुल पास कोई ऐसी उनको आगे आने का बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। प्रोफेसर राजीव, एक दलील जो लगातार बनती रही है वो ये है कि क्रीमी लेयर डेवलप हो गई है जो पूरी की पूरी वो सारी रिजर्वेशन को वही खा जाती है, जबकि बहुत बड़ा तबका है जिनको इसका कोई लाभ नहीं हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? पिछले 70 सालों से, जब से किसी तरह का रिस्ट्रिक्टेड किस्म की फैसिलिटी सरकारें देना शुरू की हैं दुनिया भर में, बार बार स्टडीज हुई, केवल हिंदुस्तान में नहीं बाकी सारे इलाकों में भी, कि जब आप किसी तरह की विशेष फैसिलिटी देते हो, ये विशेष फैसिलिटी कुछ विशेष लोगों को मिलती है, इन लोगों को फिर हम क्रीमी लेयर बोलने लगते हैं। ये क्रीमी लेयर की जो दलील है ना, ये बिल्कुल बेमानी किस्म की दलील है। क्रीमी लेयर बन जाती है, इसलिए वो बन जाती है क्योंकि वो जो इतने सारी पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन में कुछ लोग उसका फायदा उठाते हैं, कुछ लोग उतना फायदा नहीं उठा पाते हैं, और कुछ लोग उसका फायदा बिल्कुल नहीं उठा पाते, इसीलिए क्रीमी लेयर बन जाती है। क्रीमी लेयर जो होती है, जब आप इसकी क्रीम को नापना शुरू करते हो तो आप पाते हो कि क्रीम तो लगभग ना के बराबर है वहां। आप क्रीमी लेयर की आड़ लेकर जो लोग क्रीमी लेयर के नाम पे रिजर्वेशन को या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को किसी तरह से हटाना की बात करते हैं, वो इसकी आड़ लेके बड़ी ऊंची ऊंची बातें करना शुरू कर देते हैं। क्रीमी लेयर तो एक आर्गुमेंट है, दूसरा आर्गुमेंट एफिशिएंसी का है। बड़ी सीधी सी बात है, सरकार के पास पिछले इतने सालों में इतनी सारी स्कीमें आई हैं लोगों की मदद करने के लिए, सरकार उनमें से कोई भी स्कीम को इंप्लीमेंट नहीं कर पाती ठीक से। इंप्लीमेंट करती है तो आधी अधूरी इंप्लीमेंट करती है, उसमें भी कुछ लोग फायदा उठा ले जाते हैं, सब लोगों को फायदा नहीं मिलता। वहां जो भर के इनएफिशिएंसी पड़ी है, उस इनएफिशिएंसी की तो आप बात नहीं कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि जी रिजर्वेशन के कारण इनएफिशिएंसी आ गई है, ऐसा नहीं होता। बात यह है कि सरकार के पास कायदे कानून है, और हमारी तो सरकार से केवल इतनी सी गुजारिश है, ये अफसरों से विशेष करके, देखिए साहब आपको 311 का प्रोटेक्शन प्राप्त है, आप चुपचाप बैठ के अपना काम क्यों नहीं करते? आपको संविधान की तरफ से एक प्रोटेक्शन प्राप्त है, संविधान के प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें कि जो सरकार के कायदे कानून बने उनको इंप्लीमेंट कर दें। इतना छोटा सा कर दें तो उसके बाद इन मटीरियल की अफसर किस जाति का है, किस जेंडर का है, किस इलाके का है, क्या भाषा बोलता है, काम अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। यदि ये काम नहीं कर पाते हैं तो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो अफसर से लेके पॉलिटिशियन, जो पूरा हमारा सरकारी तंत्र है, ये इनएफिशिएंट सा घुग्गू के जैसे बैठा हुआ है। हाँ जी, परमजीत जी, एक जेड़ा दलील दती जाती है कि भी कुछ देर तक रिजर्वेशन होनी चाहिए सी, कुछ सालों तक एक तय होना चाहिए सी ताकि वो तबका बराबर आ जाता। सानू की लगता है कि वो दिन कदे आ सकता जदों इसनूं हटाउण दी गल हो सकती है? क्योंकि जो सुनिया और देखने को मिल रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर जो 1950 दे विच रिजर्वेशन ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ 60-65 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ जो कुछ किया जा रहा है, पिंडां दे विच सोशल बाइकआउट हो जाते हैं, कोई उन्हें बॉदर नहीं करता, लंबा लंबा समा उन्होंने जिहड़ा इस दे लई संताप झलना पैंदा। जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है, और इसनूं ईमानदारी नाल अगर वो लागू करना चाहन तो हो सकता है, लेकिन ईमानदारी किते है नहीं है। पॉलिटिशियनां ने वोट दी पॉलिटिक्स बना लिया, वोट दी पॉलिटिक्स है, जो वोट दी पॉलिटिक्स है तो रिजर्वेशन नूं इशू बना लो। ललन, जो सामाजिक न्याय की एक पूरी लड़ाई है उसका पहले आपने बात की, बहुत सारे जन आंदोलन उसमें जुड़े रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो लड़ाई है ये किसी सिरे पे आ गई है, जब एक पड़ाव आ गया जहां पर इसको रीडिफाइन करना पड़ेगा? मुझे लगता है दलजीत इसको दो सवालों के साथ जोड़ के देखना चाहिए। पहली बात तो एक ये है कि कांग्रेस ने ये टाइम क्यों चुना, और रिजर्वेशन निश्चित रूप से रेजोनेंस है पूरा,
कोयला घोटाले का और उससे ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस का जो इतिहास रहा है कांग्रेस की राजनीति का। लेकिन इसके बिना ललन एक जो बात मुझे लग रही है वो ये है कि इस मुद्दे में इतना दम है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को जाके कह सकती है कि हम जो लड़ रहे हैं आपस में वो ठीक है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर बात करनी चाहिए। हाँ, और उस पर कहीं ना कहीं सहमति बनती दिखाई दे रही है। आज से कुछ महीने पहले की बातें हैं जो बहुत से बुद्धिजीवी इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए और वो डेटा हमारे पास होना चाहिए, ताकि उस डेटा के आधार पर ही समाज में हम तय कर सकते हैं कहां किसको कितना फायदा मिल रहा है। सीधे हम एक छोटी रिसर्च कर सकते हैं, उसके आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं, पर एक हिंदुस्तान के लेवल पे ऐसी जनगणना जब होगी तभी हमारे पास एक बैंक होगा, एक बहुत बड़ा आर्काइव होगा जिसके बेसिस पे कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब उसको निरस्त किया, मायावती के जब उत्तर प्रदेश में लागू किया गया प्रमोशन में रिजर्वेशन को उन्होंने निरस्त किया और सुप्रीम कोर्ट का लगभग वैसे ही फैसला आया, तो दो तरह के सवाल खड़े होते हैं। अभी भी प्रधानमंत्री ने जो अपना भाषण दिया है इस मुद्दे के ऊपर, उन्होंने उसी के रेफरेंस से सारी बात की है जी, और उसी के रेफरेंस से सारी ये संशोधन हो रहा है। यदि हम बहुत गंभीरता के साथ समझना चाहते हैं तो रिजर्वेशन में पदोन्नति का मसला तब तक इंपॉर्टेंट रहेगा, तब तक एक अहम सवाल के रूप में रहेगा, अहम पॉलिटिकल सवाल के रूप में रहेगा, जब तक हमारे समाज में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में जाति रहेगी। ये जाति का मसला कोई 60 साल और 100 साल में खत्म होने वाला नहीं है। जब तक सदियों से हम एक कास्ट नामक चीज से, बहुत सी चीजों से लोगों को ग्रसित बनाया है, तो उससे निकलने के लिए जो दूसरे सवाल है कि सीनियरिटी और मेरिट को आप कैसे देखेंगे। कुछ जिम्मेदार पद होते हैं, मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि जो लोग उन पदों पे पहुंच जाते हैं वो अच्छा रिसर्च नहीं करते हैं। प्रोफेसर राजीव लोचन ने उसको सब्सटेंशिएट किया कि ये मिथ है कि सामाजिक न्याय की अवधारणा से जो वहां तक पहुंचते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, अफर्मेटिव एक्शन के द्वारा, वो उतने सक्षम नहीं होते हैं, वो इनएफिशिएंट होते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है। हमारे एक दोस्त ने रिसर्च किया है पंजाब यूनिवर्सिटी और हेल्थ सिस्टम, जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन है सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में, उसने पाया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में अभी तक जितने दलित टीचर्स हुए हैं उसमें प्रोफेसर कितने हैं, कितने साल यूनिवर्सिटी का इतिहास है, और उन्होंने अपने निजी व्याख्यान में विवरण में बताया कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, अभी भी जाति जैसी चीज वो महसूस करते हैं। तो एक एनलाइटेड सेल्फ होके बात करना और समाज को एकदम ऊंचे उठा देना और समाज में ये होना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। मुझे लगता है जब तक जाति रहेगी तब तक पदोन्नति में रिजर्वेशन वाला मसला रहेगा। उसका तरीका क्या होगा, कैसे उस कॉम्प्लेक्स मसले को रिजॉल्व करेंगे, इस पे बहस होनी चाहिए। मैं आपके पास वापस आऊंगा। संजीव जी, एक मसला है कि जो जाति के आधार पे किया जा रहा भेदभाव है वो एक बिल्कुल क्रूर रूप से कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में आ रहा है। उस सूक्ष्म रूप के साथ जो रिजर्वेशन का कोई समीकरण बनता है उसको हल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? देखिए, जहां तक सूक्ष्म रूप आप बात कर रहे हैं, ये तो दृष्टिकोण की बात है। क्रूर रूप पहले भी था और आज भी है। ऐसा नहीं है कि क्रूर रूप खत्म हो गया है। अभी जो इतिहास, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि एक जो भेदभाव है वो बिल्कुल आपको सामने दिखाई देता है, नहीं, वो और दूसरा आपको दिखाई उतना अभी भी है। वो भेदभाव आज भी है। इतिहास के जो काले पन्ने हैं वो आज भी हैं। आज वो किसी और तरीके से पेश कर दिए जाते हैं। आज मीडिया है, आज बहुत सारा कम्युनिकेशन का, सोशल नेटवर्किंग का है, उस चीजों को पेश गलत तरीके से किया जाता है। पहले भी था, क्रूर पहले भी था और आज भी है। ऐसा नहीं है कि वो सिस्टम बदल गया है। अभी ललन जी जो बात कर रहे थे जाति व्यवस्था को लेके, और जाति में तो हम लोग जीते हैं, जाति के बाहर हम बात ही नहीं कर सकते। उसका सबसे बड़ा कारण एक ये देखिए कि अभी अगर दलितों की बात करें या शेड्यूल कास्ट की बात करें, आमिर खान के कार्यक्रम सत्यमेव जयते में, उस कार्यक्रम के बाद उन्होंने कहा कि 5000 साल जो इन लोगों ने झेला है, और हिंदुस्तान का अगर इतिहास उठा के देखे तो कहीं ना कहीं दलित इस पूरे सिस्टम से जुड़े रहे हैं। और कांग्रेस जो इस बिल को लाकर जो कर रही है, वो सिर्फ उसके पास बचा क्या है, उसके पास वोट बैंक की शेड्यूल कास्ट बचा है। मुसलमानों को वो आरक्षण का जो लॉलीपॉप देना चाहते थे, वो नहीं हुआ। जो पिछले चुनाव में देख लीजिए, उसमें पता लग गया है कि उनके पास वो वोट बैंक नहीं है। उनके पास वो वोट बैंक सिर्फ और सिर्फ, ये जो समय था बिल लाने का, ये सही समय नहीं है। और इतिहास जो बताता है, इतिहास तो बहुत कुछ बताता है, और उसी इतिहास में अगर आप जो क्रूर की बात कर रहे हैं, अगर उस क्रूरता को देखना चाहते हैं
हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें रही हैं। और बाबा साहब को अभी जो द ग्रेटेस्ट इंडियन आफ्टर महात्मा गांधी आया तो उसमें भी बाबा साहब को हीरो माना देश ने। अगर वो सिर्फ वर्ड भी हटा दें कि आफ्टर महात्मा गांधी, तो आफ्टर भी हटा दीजिए तो महात्मा गांधी साहब से भी ऊपर बाबा साहब जा सकते हैं। वो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने देश के करोड़ों दलितों को वो सम्मान दिलाया जो सही मायने में उनको नहीं मिलता था, जो उनका शोषण होता था। और इन सारी चीजों को देखने के लिए कोई ज्यादा लंबा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। उस इतिहास के उन काले पन्नों को फिल्म के तौर पे हमारे एक मित्र हैं संजीव जायसवाल, उनकी निर्देशित फिल्म आ रही है शुद्रा दराइज। बिल्कुल ठीक हो गया। राजीव जी, एक मुद्दा है कि अगर इस जो कॉन्टेक्स्ट है कि कांग्रेस इसलिए ला रही है क्योंकि वो ध्यान हटाना चाहती है, इसको अगर हटा दिया जाए तब भी ये मुद्दा तो इम्पोर्टेंट। इसको तो आप अभी हटा नहीं सकते। देखिए, इसको यदि आप अभी हटा देंगे तो फिर आपके सामने तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि यदि आप कांग्रेस को हटा देते हैं तो 6 महीने बाद ऑटोमेटिकली जो भी सरकार आएगी वो इस पूरे मामले को फिर से ठंडे बस्ते में डाल देगी। क्योंकि इस तरह हमारी जो रूलिंग पार्टीज है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे भाजपा है, चाहे कम्युनिस्ट है, चाहे कोई है, बीएसपी को छोड़ के बाकी जितनी भी पार्टीज हैं, वो आमतौर पर जो उनका एटीट्यूड रहा है वो ये रहा है कि इन मुसलमानों को लेके, बहुजन समाज के लोगों को लेके ये बातें उछालो ताकि लोगों को थोड़ी समय के लिए बदलाया जा सके। उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको कास्टिस्ट माना जाए या सिर्फ वोट बैंक? कांग्रेस की अंडरस्टैंडिंग कम्युनल भी है, कास्टिस्ट भी है। उनका जो बिहेवियर है विशेषतर इस मुद्दे पे आपकी दलील के हिसाब से तो सारी जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं बीएसपी को छोड़कर वो सारी कास्टिस्ट दिखाई देती हैं। बीएसपी इज द ओनली वन व्हिच सेज कि हम खुल्लम खुल्ला कास्टिस्ट हैं। हाँ, कारण है बैंक के अलावा कुछ नहीं है कांग्रेस के पास। देखो बीएसपी को भी बहुत सारे नॉन शेड्यूल कास्ट लोग वोट डालते हैं बीएसपी को, तभी जाके बीएसपी जीतती है, शेड्यूल कास्ट के वोट से नहीं जीतती। अभी जो नया समीकरण बना है उसका बीएसपी के बारे में हमको ये ख्याल रखना चाहिए कि बाबा साहेब अंबेडकर को हमारा देश भूल चुका था। बीच में एक ऐसा समय आया था जबकि हमारे देश में बाबा साहेब अंबेडकर के जन्मदिन को सरकार ने कह दिया कि जी ये ऑप्शनल छुट्टी भी नहीं होगी, क्योंकि ये बेकार में हमारे देश में एफिशिएंसी चाहिए है। बाबा साहेब अंबेडकर के जन्मदिन की छुट्टी खत्म करो, खत्म भी कर दी गई सरकार ने। लोगों ने हाय हाय किया, तो जिन लोगों ने हाय हाय किया उनको पकड़ के अंदर कर दिया गया, उनको किसी को सस्पेंड किया गया, किसी को नौकरी से निकाला गया, किसी को जेल में डाला गया। भगवान भला करे काशीराम जी का कि वो आ गए। काशीराम जी ने जिस तरह की पॉलिटिक्स खेली, साफ साफ शब्दों में ये कह के कि हम कास्टिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं, इसमें कुछ अच्छाइयां भी है इस तरह से करने में, तब जाके बाबा साहेब अंबेडकर के जन्मदिन को नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया। साहब, आपको नहीं लगता कि ये बिल जो आया है, जो बिल अभी आया है, ये जो बिल लाके क्या इतने करोड़ों शेड्यूल कास्ट या बहुजन समाज के साथ खिलवाड़ कर रही है कांग्रेस? बिल्कुल खिलवाड़ कर रही है। और दूसरे अपने चेहरा साफ करके दूसरी पार्टियों जब हम राजनीति को देखते हैं, अभी हम टिप्पणी कर रहे हैं, अभी हम ये टिप्पणी कर रहे हैं, काफी हद तक कांग्रेस इसी तरह से करती रही है। लेकिन 77 कर्पूरी ठाकुर की जो घटना होती है मंडल कमीशन को लेकर के, काका कालेलकर की रिपोर्ट कब आती है? उस रिपोर्ट ललन, आपकी जो आर्ग्यूमेंट है प्रोफेसर रजीव ने बहुत अच्छे ढंग से सपोर्ट कर दिया। इस वक्त भी अगर ये मुद्दा है तो किसी न किसी आंदोलन के रूप में ही है, क्योंकि बीएसपी है तो ये मुद्दा है। मुझे लगता है कि ये अहम मुद्दा है, यहाँ पर ये बहस खत्म की जा सकती है। आप सारे आज की इस बहस में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जातीय समाज में रिजर्वेशन एक ठोस सच्चाई है। जो तबका सदियों तक अन्याय का शिकार रहा है उसको न्याय तो मिलना ही चाहिए। न्याय दिलाने की राजनीति के अपने समीकरण हैं। आखिर ये समीकरण भी तो 65 साल के तजुर्बे से ही बदले हैं। इस तजुर्बे से हमने बहुत कुछ सीखा है और अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। सवाल तो ये है और ये पूछा जाना चाहिए कि रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स के साथ कब तक सामाजिक न्याय का सवाल जोड़ा जा सकता है। यह सवाल स्वर्ण जातियों के पक्ष से भी पूछा जा सकता है और पिछड़ी जातियों के पक्ष में खड़ा होकर भी पूछा जा सकता है। आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर हम आज का प्राइम डिबेट खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल।